हेलो, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे पीपीएफ की ऐसी 15 बातों के बारे में जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती। आज हम पीपीएफ के लोन के क्या रूल्स हैं, प्री मैच्योर क्लोजर के क्या रूल्स हैं, पार्शियल विड्रॉल के क्या रूल्स हैं या एक्सटेंशन के क्या रूल्स हैं, इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में जनरली पता होता है और फिर भी मैंने इनके बारे में एक वीडियो अलग से बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ उन 15 बातों के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर लेसर नोन थिंग्स हैं, जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जो भारत में रहता है वो केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खोले चाहे वो बैंक में खोले। जैसे हम अपने बैंक में सेविंग अकाउंट वगैरह एक से ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ हम एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एक के नाम पर एक ही पीपीएफ अकाउंट होगा। नंबर 2 है कि पीपीएफ अकाउंट में कोई जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है। जैसे हम अपने सेविंग अकाउंट वगैरह में जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या एफडी में भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट में जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अपने अकाउंट में हम नॉमिनेशन कर सकते हैं किसी को। नंबर 3 है कि माइनर के लिए उनके पेरेंट्स ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेरेंट्स ना होने की स्थिति में ही उनके दादा दादी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या कोर्ट ने कोई गार्जियन अपॉइंट किया हो वो अकाउंट ओपन कर सकता है। नंबर 4 है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीपीएफ अकाउंट में जो हम नॉमिनी अपॉइंट करते हैं, हमारी डेथ के बाद वो पैसे का मालिक नहीं होता, सिर्फ उसको पैसे लेने का अधिकार होता है। पैसे लेने के बाद उसको उसके लीगल हायर्स को उस पैसे को देना होता है। अगर नॉमिनी हमारा एक कोई लीगल हायर में से कोई एक लीगल हायर है तो उसको बाकी लीगल हायर्स के साथ शेयर करना पड़ता है। तो इसलिए जो नॉमिनी होता है वो पैसे का मालिक नहीं होता। नंबर 5 है कि जैसे हम अपने अकाउंट को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन माइनर के अकाउंट को नॉमिनेट नहीं कर सकते। नंबर 6 है कि पीपीएफ अकाउंट में जो मैक्सिमम लिमिट है अमाउंट डिपॉजिट करने की 1,50,000, वो हमारे अकाउंट में और हमारे माइनर के अकाउंट में दोनों में मिला के 1,50,000 है। ये नहीं कि हम अपने अकाउंट में भी 1,50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं और माइनर के अकाउंट में भी, दोनों को मिला के 1,50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। नंबर 7 है कि जैसे हम अपने बैंक में सेविंग अकाउंट वगैरह में एक ही को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पीपीएफ में 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके शेयर को मेंशन करना चाहिए। अगर हम उनके शेयर को मेंशन नहीं करेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नंबर 8 है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इंडियन रेजिडेंट पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद एनआरआई बन जाता है तो फिर वो उस अकाउंट को नॉन रीपाट्रिएशन बेसिस पे कंटिन्यू कर सकता है। नॉन रीपाट्रिएशन बेसिस का मतलब होता है कि उस पीपीएफ अकाउंट में जो भी अमाउंट जमा होगा वो बाहर की कंट्री में नहीं लेके जा सकता, ना ही किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। उस अमाउंट को इंडिया में ही यूज करना पड़ेगा। 9th है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं जिनके जीपीएफ या ईपीएफ हैं, वो भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 10 है कि पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम रिटर्न लेने के लिए आप जब भी अकाउंट में जमा कराएं तो उस मंथ के 5 तारीख से पहले पहले आप जमा करा दीजिए, क्योंकि अगर आप 5 तारीख से पहले जमा कराते हैं तो आपको उस मंथ का भी इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप उसके बाद जमा कराते हैं तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो मंथली कैलकुलेट की जाती है। वो कैसी की जाती है कि हर मंथ की 5 तारीख को जो बैलेंस होता है और उस मंथ के एंड में जो बैलेंस होता है, उन दोनों में से जो कम होता है उस पर कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप 5 तारीख से पहले जमा करा देंगे तो आपको उस मंथ का भी इंटरेस्ट मिलेगा। नंबर 11 है कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारा पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि 16 ईयर्स है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने 15 जुलाई 2020 को अकाउंट ओपन किया तो जो लॉक इन पीरियड की जो कैलकुलेशन है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से कैलकुलेट होगी, यानी कि 31 मार्च 2021 से आपके 15 ईयर्स काउंट होंगे। तो इस तरीके से आपके जो लॉक इन पीरियड हो जाते हैं वो 16 ईयर हो जाते हैं।
यानी कि एक तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर और बाकी 31 मार्च 2021 के बाद जो 15 ईयर्स हैं। इस तरीके से हमारे 16 ईयर्स लॉक इन पीरियड होते हैं, ना कि 15 ईयर्स। नंबर 12 है जो पीपीएफ अकाउंट है, हमारी कोई भी लोन की लाइबिलिटी है या कोई कोर्ट की डिक्री है उसके साथ अटैच नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी की कोई हमारी लाइबिलिटी है उसको इसमें से काटा जा सकता है। नंबर 13 है कि जो हमारे एनुअल कंट्रीब्यूशन होते हैं वो 16 होते हैं, ना कि 15 होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो लॉक इन पीरियड है 15 नहीं 16 होते हैं। तो एक कंट्रीब्यूशन तो हम इस ईयर में करेंगे 15 जुलाई को, और उसके बाद जो हमारे 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसमें करेंगे। तो इस तरीके से हम 16 कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना कि 15 कंट्रीब्यूशन करते हैं, एनुअल कंट्रीब्यूशन। 15 है नॉमिनी कांट बी ट्रस्ट। जैसे हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं, लेकिन हम अपने पीपीएफ के लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते। नंबर 15 है कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद उसका जो नॉमिनी होता है वो उसमें अकाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकता, ना उसको वो कंटिन्यू कर सकता है, उस अकाउंट को बंद ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 15 चीज़ें बताई हैं पीपीएफ के बारे में, जो आपको पीपीएफ के बारे में डीपली नॉलेज देंगी और ज़्यादा अवेयर करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।